यह वीडियो बनाने का उद्देश्य जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाना है। आप दर्शकों से अनुरोध है कि अपना इलाज स्वयं न करें और नजदीकी अस्पताल में जाकर उचित सलाह जरूर लें। फैटी लिवर क्या होता है और जो आमतौर पे डॉक्टर फैटी लिवर बोलता है वह किस कारणवश होता है? फैटी लिवर के होने के बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर वह नेफ्रेल्डी का पार्ट है उसके लिए दो चीजों का होना प्रायः जरूरी होता है। अगर लिवर के अंदर 5% से अधिक फैट का डिपोजिशन है, साथ में इनमें से कोई भी एक या एक से अधिक कार्डियोमेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर है, तो ऐसे पेशेंट्स को फैटी लिवर बिकॉज ऑफ नेफ्रेल्डी या मेफेल्डी की कैटेगरी में रखा जाता है। फैटी लिवर सिरोसिस का एक बहुत ही उभरता हुआ कारण बनता जा रहा है। डे टू डे ओपीडी प्रैक्टिस में जब पहले के टाइम में लिवर सिरोसिस का प्रमुख कारण अल्कोहल होता था, लेकिन आजकल जो ओपीडी प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है उसमें फैटी लिवर बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ लिवर सिरोसिस। और कुछ पेशेंट्स के अंदर तो यह लिवर कैंसर का कारण भी होता है। यह सिर्फ लिवर को असर नहीं डालता, लिवर के अलावा बाकी जो शरीर के प्रमुख वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उसको भी डैमेज करता है, क्योंकि शुगर, ब्लड प्रेशर या कोई भी और कार्डियोमेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर हार्ट को भी डैमेज करता है, किडनी पे भी अपना असर दिखाता है और बाकी वाइटल ऑर्गन को भी अपने चपेट में लेता है। तो इसीलिए फैटी लिवर को समझना और इसके एक एक पार्ट पे एक विस्तार रूप से डिस्कशन करना और हर रिस्क को समझ करके अगर वो प्रिवेंटेबल है या फिर ट्रीटेबल है तो उसके लिए डॉक्टरी सलाह के साथ उचित तरीके से आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है। मैं एक एक करके आपको इन कार्डियोमेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दूंगा। सबसे पहला होता है वेट से रिलेटेड, यानी कि आपके वजन से संबंधित। वजन से संबंधित दो चीज हम प्रमुखता से देखते हैं। पहला होता है बॉडी मास इंडेक्स। किसी का बॉडी मास इंडेक्स अगर मोर देन 23 kg पर मीटर स्क्वायर होता है तो वह मोटापे की कैटेगरी में आता है। या फिर वेस्ट सर्कमफेरेंस पुरुष के अंदर 90 सेंटीमीटर से अधिक या महिला के अंदर 80 सेंटीमीटर से अधिक है तो वह भी वेट रिलेटेड मेटाबॉलिक कार्डियोमेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर की कैटेगरी में आ जाता है। दूसरी बात शुगर से संबंधित। कोई भी व्यक्ति या तो शुगर की दवाई खा रहा है, शुगर है या प्री डायबिटिक स्टेटस में, तो भी आप फैटी लिवर के लिए प्रीडिस्पोज होते हैं। तीसरा टॉपिक होता है ब्लड प्रेशर से संबंधित। कोई भी व्यक्ति अगर ब्लड प्रेशर की दवाई पे है या फिर ब्लड प्रेशर मोर देन 130/85 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है तो वह भी फैटी लिवर के लिए रिस्क फैक्टर होता है। चौथी बात, अगर ट्राइग्लिसराइड 150 से अधिक या दवाई पर। पांचवी बात, अगर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल पुरुष में 40 से नीचे और महिला में 50 से नीचे या फिर कोई भी मेडिकेशन पे है तो वह कार्डियोमेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर में। तो फैटी लिवर जो नेफ्रेल्डी का पार्ट होगा उसमें जो मैंने आपको दो चीज बताई, लिवर के अंदर 5% से अधिक फैट का जम जाना और मोटापे, ब्लड प्रेशर, शुगर और लिपिड से संबंधित एक या एक से अधिक कोई भी रिस्क फैक्टर है तो फैटी लिवर की कैटेगरी में, जो कि नेफ्रेल्डी या मेफेल्डी के पार्ट है, उस कैटेगरी में आता है। अगर कोई भी स्वस्थ व्यक्ति सामान्य अवस्था में बैठा हुआ है, इस अवस्था में वजन कम करने के मुख्यतः दो तरीके होते हैं। या तो आप कैलोरी को कम लीजिए या कैलोरी के खपत को बढ़ाइए। कम लेने का तो डाइटरी मॉडिफिकेशन हो गया, खपत करने के लिए एक्सरसाइज और एक्टिविटी में स्वास्थ्य के अनुसार इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। जो शरीर का अपना मेटाबॉलिज्म है उसकी अपनी एक गति होती है, उस गति से वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है और इस दौरान वो अपनी कैलोरी को बर्न करता है। इस मेटाबॉलिज्म को अर्थात इस कैलोरी कंजम्पशन को नापने का जो पैरामीटर होता है उसको हम मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट 1 पर मिनट के हिसाब से, यानी कि 1 मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट पर मिनट। यही व्यक्ति अगर कोई और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है
यानी कि वो कोई ऐसा काम करता है जैसे कि टेनिस खेलता है, वॉक करता है, स्विमिंग करता है। तो हर एक्टिविटी का अपना एक अलग मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट हो जाएगा। उस अवस्था में उसके शरीर के ऑक्सीजन की खपत और कैलोरी का जो रिक्वायरमेंट होगा वो अलग अलग होगा। टेनिस खेलने के दौरान यह 8 गुना बढ़ जाता है। स्विमिंग अगर नॉर्मल स्पीड से की जाए तो 4 से 5 गुना बढ़ जाता है। तो टेनिस का मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट उसी व्यक्ति के लिए 8 मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट पर मिनट हो जाएगा और स्विमिंग का मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट 4 MET पर मिनट हो जाएगा। इसको समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि यही आपको यह समझाएगा कि आपकी कौन सी एक्टिविटी कितनी कारगर होगी और उस एक्टिविटी का कितना कैलोरी कंजम्पशन होगा। इस MET के आधार पर एक्सरसाइज का भी वर्गीकरण किया जाता है, यानी कि एक्सरसाइज का जो क्लासिफिकेशन होता है वह भी MET पर मिनट के आधार पर ही होता है। किसी भी एक्सरसाइज का अगर MET लेस देन 3 है तो वह लाइट एक्सरसाइज की कैटेगरी में आता है। 3 से 6 के बीच में हो तो वह मॉडरेट एक्सरसाइज, 6 से अधिक हो जाए तो वह विगरस एक्सरसाइज कहलाता है। बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी का क्लासिफिकेशन आप आराम से देख सकते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज लाइट कैटेगरी में आता है, मॉडरेट में आता है या फिर विगरस एक्टिविटी में आता है। आप जो भी एक्टिविटी करना चाहते हैं उस एक्टिविटी को आप अपने MET में समझने की कोशिश करें। इसकी एक बहुत खास बात होती है कि अगर आप किसी भी एक्सरसाइज या एक्टिविटी का मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट पर मिनट समझ जाते हैं तो आप यह भी समझ पाएंगे कि स्वस्थ व्यक्ति में कितना वह कैलोरी कंज्यूम करेगा अगर इस प्रकार की एक्सरसाइज को वह करता है। तो इसका एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला होता है कि कोई भी एक्टिविटी के दौरान कैलोरी कंजम्पशन का फॉर्मूला होगा 3.5 मल्टीप्लाई बाय बॉडी वेट मल्टीप्लाई बाय मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट पर मिनट डिवाइडेड बाय 200। अगर कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिसका वजन 60 kg है और शांत अवस्था में बैठा है तो उस अवस्था में जो कैलोरी कंजम्पशन होगा 3.5 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 200 कैलोरी पर मिनट। यही व्यक्ति अगर अब टेनिस खेलता है तो उस दौरान जो कैलोरी कंजम्पशन होगा 3.5 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 200 कैलोरी पर मिनट। अगर वह व्यक्ति इस एक्सरसाइज को प्रतिदिन 60 मिनट के लिए करता है तो इस कैलोरी को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप देख सकते हैं कि प्रतिदिन वह व्यक्ति इस एक्टिविटी को करते हुए इतना कैलोरी को बर्न कर सकता। जो मेन बात होती है जो मैं समझाना चाह रहा था कि अगर आप ये समझ गए कि हर एक्सरसाइज एक सामान्य नहीं होता है, हर एक्सरसाइज का अपना MET होता है और उस MET के अनुपात में कैलोरी का खपत होता है। तो जो भी जिस व्यक्ति के स्वास्थ्य के अनुसार एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब किया जाता है या समझाया जाता है उस एक्सरसाइज को करके वह उतनी कैलोरी को शरीर से बाहर निकाल सकता है। जो मैं एक और चीज आपको फोकस किया स्टार्टिंग में कि एक्सरसाइज इज अ मेडिसिन, उसको अब थोड़ा समझने की कोशिश करें। कोई भी सामान्य व्यक्ति अगर शुगर से पीड़ित होता है, पहली बार डायबिटीज होता है, वह डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर उसको उदाहरण के तौर पर कोई दवाई लिखता है, टैबलेट मेटफॉर्मिन 500 mg BD। तो यहाँ दवाई का नाम है मेटफॉर्मिन, दवाई का डोज है 500 पर डे, उसको 2 बार लेना। और इस दवाई का जो कितना काम किया या नहीं किया, कितनी कारगर हो पाई, डॉक्टर के पास चेक करने का पैरामीटर होता है, या तो शुगर चेक करे या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन 3 महीने बाद चेक करता है। सिमिलरली इसी तरह ही जो एक्सरसाइज इज अ मेडिसिन का स्टेटमेंट है उसको हम लोग इस तरह से ट्रांसलेट समझने के लिए ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज जो अलग अलग कैटेगरी की हो सकती है, जिसमें ब्रिस्क वॉकिंग हो सकता है,
स्विमिंग हो सकता है, प्लेइंग टेनिस हो सकता है या साइकिलिंग हो सकता है। हर एक्सरसाइज का अपना अलग अलग MET होता है। अगर कोई व्यक्ति ब्रिस्क वॉकिंग करता है तो ब्रिस्क वॉकिंग एक्सरसाइज का नाम हो गया। इस एक्सरसाइज के दौरान जो गति होती है 5.5 से 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति होती है। तो इस गति के साथ जो पेशेंट का मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट होगा वह 5 होता है। तो ब्रिस्क वॉकिंग एक्सरसाइज हो गया। इस एक्सरसाइज का अपना MET 5 पर मिनट हो गया। प्रतिदिन अगर वह व्यक्ति इस एक्सरसाइज को 30 मिनट करता है तो इसका जो MET होगा 5 × 30 अर्थात 150 मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट पर मिनट होगा। तो एक्सरसाइज का नाम हो गया ब्रिस्क वॉकिंग। एक्सरसाइज अर्थात दवाई का नाम ब्रिस्क वॉकिंग, दवाई का डोज 150 MET पर मिनट पर डे। अगर यह व्यक्ति प्रतिदिन 30 मिनट एक्सरसाइज सप्ताह में 5 दिन करता है तो प्रति सप्ताह एक्सरसाइज का स्ट्रेंथ और डोज हो गया 150 × 5 यानी कि 750 मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट पर मिनट। और इस एक्सरसाइज को करके कितना कैलोरी बर्न होगा वह आप आराम से निकाल सकते हैं। 3.5 × बॉडी वेट मल्टीप्लाई बाय मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय 200। तो आप समझ पा रहे होंगे कि एक्सरसाइज भी एक मेडिसिन की तरह है। बस समझने की बात यह है कि इस एक्सरसाइज में जो दवाई का नाम है वो क्या है। ब्रिस्क वॉकिंग है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, जो भी आपके हेल्थ के अकॉर्डिंग होता है। उसके अलावा उसका क्या स्ट्रेंथ होता है, प्रतिदिन कितना करना चाहिए और कितने समय तक अवधि तक इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों, यही मेरा काम था कि मैं आपको एक्सरसाइज के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दूं। जब आप एक्सरसाइज को समझ पाते हैं, इसके बारे में अलग अलग पैरामीटर को आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करते हैं और अपने डे टू डे लाइफ में इसको एडॉप्ट करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपका हेल्थ में काफी सुधार आ रहा है। आपके लिवर के पैरामीटर्स में काफी ठीक ठाक रिपोर्ट आ रही है। लिवर एंजाइम्स ठीक हो जाते हैं। अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर का स्टेटस में नॉर्मलाइजेशन आता है। और उससे भी बड़ी बात है कि यू विल हैव अ फील ऑफ सेंस ऑफ वेलबींग फ्रॉम इनसाइड। आपको अंदर से अच्छा लगेगा कि मैं ठीक हो रहा हूँ और पॉजिटिवली मोटिवेट होते हैं कि बिना दवाई के भी हम ठीक हो सकते हैं और दवाई के साथ भी हम ठीक हो सकते हैं। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को देखकर अपना इलाज करने का जोखिम कभी ना उठाएं। इसको सिर्फ एक जानकारी का माध्यम बनाएं, जागरूकता का माध्यम बनाएं। इलाज आप अपने ही डॉक्टर के साथ डिस्कशन करके ही करें। कभी डॉक्टर को बाईपास ना करें। हॉस्पिटल के साथ आप मिलकर काम करें। अपने आप को और से और स्वस्थ रखिए। जानकारी बचाव है, यही उद्देश्य के साथ वीडियो बनाया जाता है। आपको इलाज के लिए डॉक्टर के पास ही जाना है। कभी अपने हिसाब से इलाज का जोखिम ना उठाएं। धन्यवाद।